नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सर्वदलीय बैठक में चीन और कश्मीर पर सरकार को मिला विपक्ष का साथ। कांग्रेस ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा पहली प्राथमिकता। कई और दलों के साथ आज होगी बैठक। नागालैंड के मुख्यमंत्री शुरहोजेली लिजेत्सु को राहत। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने विश्वास मत हासिल करने के राज्यपाल के निर्देश पर लगाई रोक। सोमवार को होगी मामले की सुनवाई। लालू यादव का तेजस्वी यादव के इस्तीफे से इनकार। कहा, नहीं तोड़ूंगा महागठबंधन। सोनिया गांधी के दखल के बाद भी की खारिज। अलग गोरखालैंड की मांग को 1 महीना पूरा। दार्जिलिंग में कल कई जगहों पर हुई आगजनी। सिक्किम में भी जरूरी सामानों की किल्लत। और रोजर फेडरर और मारिन सिलिच के बीच आज होगा विंबलडन का फाइनल। 11वीं बार खिताब के लिए भिड़ेंगे फेडरर, वीनस विलियम्स और गार्बिन्य मुगुरुजा के बीच फाइनल आज। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर कश्मीर और चीन के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है। विपक्षी दलों ने भी देश की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए इन मुद्दों पर सरकार के समर्थन की बात कही। हालांकि विपक्ष का रुख लोकसभा और राज्यसभा के अंदर क्या होगा, अभी इस बारे में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। जिन राजनीतिक दलों को कल बैठक में नहीं बुलाया जा सका, सरकार आज उन दलों को हालात की जानकारी देगी। भारत चीन सीमा विवाद और कश्मीर मसले पर केंद्र सरकार को विपक्षी दलों ने सहयोग का भरोसा दिलाया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कई दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि विपक्षी दलों ने सरकार को मदद का वादा किया है। सब लोगों ने जो है सरकार का साथ देने का वादा किया और अमरनाथ के संबंध में कहा गया कि पहली बार आई है कि जिसमें हर जितने भी कश्मीर में हर ग्रुप के लोग हैं, यहाँ तक कि हुर्रियत के भी लोग हैं, उन लोगों ने भी जो है इस घटना की निंदा की है कि पूरा का पूरा कश्मीर इस मामले में एक है। विपक्षी दलों के नेताओं ने देश की सुरक्षा के मामले में सरकार के साथ होने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ कश्मीर समेत देश भर में एकजुट हुए लोगों ने घाटी में बातचीत का दौर दोबारा शुरू करने का मौका दिया है। डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन रखने चाहिए और डिप्लोमेटिक चैनल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ साथ ये भी कहा कि जहाँ तक देश की रक्षा का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है, तो उस मामले में तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ है, एक है। बातचीत के आधार पर मामला को सुलझाएंगे, ये सरकार का कहना है। अमरनाथ यात्रा पे उन्होंने कहा कि जो भी है, मतलब वो कारण, वो गलतियां, जो लैप्सेस जो हुई, उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री अरुण जेटली और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने विपक्षी दलों के नेताओं को हालात की जानकारी दी। सरकार की तरफ से बताया गया कि चीन भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब सड़क बना रहा है, जो सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए खतरा है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नागालैंड में जारी राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री शुरहोजेली लिजेत्सु को गुवाहाटी हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट की कोहिमा पीठ ने मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई सोमवार को की जाएगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागालैंड विधानसभा में मुख्यमंत्री शुरहोजेली लिजेत्सु को बहुमत साबित करने के राज्यपाल के निर्देश को रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री लिजेत्सु की तरफ से हाईकोर्ट में दलील पेश की गई। याचिका में कहा गया कि राज्यपाल का निर्देश असंवैधानिक, गैरकानूनी, मनमाना और संविधान के मौलिक विशेषताओं के खिलाफ है।
इसमें यह भी कहा गया कि अंगामी प्रथम विधानसभा सीट पर उपचुनाव की प्रतिक्रिया जारी है और मुख्यमंत्री लिजित्सु चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में उन्हें 15 जुलाई तक बहुमत साबित करने के लिए निर्देश देना सही नहीं है। याचिका में राज्यपाल के दफ्तर का राजनीतिक उद्देश्य से इस्तेमाल करने की बात भी कही गई है। इस बीच मुख्यमंत्री लिजित्सु के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल पी.बी. आचार्य से कल मुलाकात की। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से विधायकों के बीच सुलह के लिए कहा। नागालैंड समन्वय समिति के लोकतांत्रिक गठबंधन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने राज्यपाल से कहा कि उनकी तरफ से गठबंधन बरकरार है और वर्तमान संकट सिर्फ नागा पीपल्स फ्रंट के अंदर है। दरअसल नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री टी.आर. जेलियांग की तरफ से बहुमत के दावे के बाद राज्य में सियासी संकट गहरा गया। सदन में बहुमत के मामले पर मुख्यमंत्री शुरहोजली लिजित्सु और राज्यपाल पी.बी. आचार्य के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। राज्यपाल ने लिजित्सु सरकार से आपात बुलाकर बहुमत साबित करने के लिए कहा था, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने इनकार कर दिया था। इसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को दोबारा चिट्ठी लिखी और शनिवार तक विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत साबित करने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई की एफआईआर उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की जायज वजह नहीं बनती। आरजेडी प्रमुख ने कहा कि जहां तक उनकी और परिवार की संपत्तियों का सवाल है तो उसकी सारी जानकारी सार्वजनिक है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इन संपत्तियों की जानकारी है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर जेडीयू की तरफ से सफाई मांगे जाने के मामले पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उनके परिवार को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो इन आरोपों पर पहले भी सफाई दे चुके हैं और अब जांच एजेंसियां बुलाएंगी तो फिर से सफाई दे दी जाएगी। आरजेडी प्रमुख ने मीडिया में आई उन खबरों को भी गलत बताया जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बीच चर्चा होने की बात कही गई थी। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आरजेडी की तरफ से गठबंधन को कमजोर करने की पहल नहीं की जाएगी। शुरू में हमने बोल दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि, और तेजस्वी ने भी बोला है, सब लोग बोले हैं, मनोज झा भी बोले हैं कि गठबंधन हमारा टूट है। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने सदन में विस्फोटक मामले की जांच एनआईए से शुरू कर दी है। इस वारदात के बाद विधान परिषद की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई कदमों का ऐलान हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में कल एफआईआर दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक पदार्थ मिलने को सुरक्षा में बड़ी सेंध माना गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की एनआईए जांच का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने आम राय से मंजूर कर लिया। मुख्यमंत्री ने इसे आतंकवादियों की घातक साजिश बताया। यह एक गंभीर प्रकरण है और जो चीजें आ रही हैं, मुझे लगता है कि इसके बारे में हम लोगों को सबको विचार करना होगा कि यह सीधे सीधे सेंध है इस विधान भवन की सुरक्षा पर लगाने का, और इस प्रकार की शरारत करने की छूट हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कई सुरक्षा उपायों की घोषणा भी की। अब विधान भवन में सभी दरवाजों पर पीएससी की क्विक रिस्पांस टीमें तैनात होंगी। पूरे शरीर की जांच करने वाले स्कैनर लगाए जाएंगे। विधायकों और उनके प्रतिनिधियों को जारी एंट्री पास रद्द किए जाएंगे। विधायकों को सिर्फ एक वाहन के लिए पास मिलेगा। बिना पास वालों को विधान भवन परिसर में घुसने नहीं दिया जाएगा। विधान भवन के कर्मचारियों की पुलिस जांच होगी। पुलिस का अधिकारी, विधान भवन का अधिकारी ऐसा कहीं जांच का आग्रह करता है तो हमको स्वयं को तत्पर रहना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। विधानसभा के अंदर और नेता विपक्ष की कुर्सी के नीचे अगर विस्फोटक कोई चीज मिलती है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। ये विस्फोटक बुधवार को सफाई कर्मचारियों को नेता विपक्ष की कुर्सी के पास मिला था। एफएसएल से जांच कराने पर इसे प्लास्टिक विस्फोटक या पीईटीएन पाया गया। इसकी मात्रा 150 ग्राम थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल सरकार और सेना के ऐतराज को खारिज करते हुए फर्जी मुठभेड़ों के 62 मामलों की जांच का आदेश दिया है। इन सभी मामलों में गुवाहाटी और मणिपुर हाई कोर्ट की ओर से न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे।
सीबीआई निदेशक को 2 हफ्तों के भीतर जांच टीम बनाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिली एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि 2000 से 2012 के बीच मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ के 1528 मामले हुए। याचिका में इन मामलों की जांच और पीड़ित परिवारों की मांग की गई है। इस मामले में जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने 265 मामलों की जांच की सलाह दी थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई जस्टिस संतोष हेगड़े कमेटी ने फर्जी मुठभेड़ों की जांच की सिफारिश की थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कभी भी आर्मी पुलिस के खिलाफ मणिपुर में ऐसा इन्वेस्टिगेशन हो, एफआईआर रजिस्टर होना है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, शायद अरेस्ट भी हो सकता है, ये कभी नहीं हुआ। तो हमारे देश के लिए ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए समर्थक अभी भी अपनी मांग पर अड़े हैं। जीजेएम नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक दार्जिलिंग में बंद जारी रहेगा। 1 महीने से जारी बंद के चलते सिक्किम पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को 1 महीना पूरा हो गया है। बंद की वजह से अब पड़ोसी राज्य सिक्किम में भी इसका बुरा असर पड़ने लगा है। परिवहन व्यवस्था ठप होने की वजह से सिक्किम के पूर्वी जिले में रोजमर्रा की जरूरी चीजों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हालात पर निगरानी के लिए गांतोक इलाके में एक कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ दार्जिलिंग में बंद के 30वें दिन भी कई जगहों पर आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को रेलवे सुरक्षा बल के कार्यालय, पुलिस चौकी और पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया। पूरे जिले में खाद्य आपूर्ति भी बुरी तरह बाधित है। दवा की दुकानों को छोड़कर यहां सभी कारोबारी संस्थान, स्कूल, कॉलेज बंद हैं। इलाके में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित हैं। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार दार्जिलिंग में सीआरपीएफ की 4 और कंपनियां भेज रही है। केंद्र ने कल सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि अशांत पर्वतीय इलाके में सीआरपीएफ की 11 कंपनियां पहले ही तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल दाखिले के लिए हुई नीट परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि इससे 6 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य पर असर पड़ सकता है। कोर्ट में अलग अलग पेपर सेट के चलते मेरिट पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की गई थी। याचिका में फिर से परीक्षा कराने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। उधर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के एमबीबीएस और बीडीएस के लिए 85% कोटा राज्य बोर्ड के छात्रों को देने के फैसले को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने संबंधित संस्थाओं को एक नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। साथ ही दाखिले के लिए काउंसलिंग को भी नियमानुसार करने का आदेश दिया गया है। सीबीएसई के छात्रों ने राज्य सरकार के इस आदेश को चुनौती दी थी। छात्रों की दलील थी कि सरकार का यह फैसला समानता के अधिकार के खिलाफ है। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। हवाओं में वो आग है कि जल उठे चराग है। लोगों को याद रखना चाहिए कि 3 लोग थे जिनके ऊपर मुकदमा चला। सुभाष चंद्र बोस इसके नेता थे। मेरे पिता जब स्टूडेंट थे लाहौर में तो वो भगत सिंह के बहुत बड़े प्रशंसक थे। अगर जिंदा बचा उसके बाद शादी करोगी मुझसे? एक महिलाओं की टुकड़ी को तैयार किया और मेरी माँ उसकी नेता थी। तो ये तमाम चीज़ें लोगों को मालूम होनी चाहिए कि इस देश को आज़ाद करने के पीछे जो सिद्धांत हैं उसमें समानता का सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है। सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ये वो कोहिनूर है जिसकी चमक उसके दुनिया से चले जाने के बाद दिखाई दी। दिल का हाल सुने दिल वाला, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, साथ में
चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। ओरे माझी, ओरे माझी। गीतों के राजकुमार शैलेंद्र का सुरीला सफर विरासत में सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अभी अभी एक खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के त्राल में एक बार फिर से सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आज सुबह शुरू हुई मुठभेड़ में सेना ने अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों को संतोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने जब इलाके की घेराबंदी की तो आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इलाके में अभी भी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। अनंतनाग में अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर हुए हमले की जांच के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। दक्षिणी कश्मीर के उप पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में गठित इस दल में 6 सदस्य हैं। इसमें अनंतनाग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अलावा उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। पुलिस को शक है कि सोमवार रात बोतेंगू गांव के पास तीर्थयात्रियों पर हुए हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हाथ है। दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही बस पर बीती 10 जुलाई को हमला हुआ था। इसमें 7 लोग मारे गए थे जबकि करीब 20 लोग घायल हुए थे। और इंडिया के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद उम्मीदवारी पर समर्थन जुटाने के लिए आज महाराष्ट्र के अलावा गोवा और गुजरात के दौरे पर हैं। शुक्रवार को रामनाथ कोविंद ओडिशा दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने बीजेडी को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कल भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत बीजेडी सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। और वहीं राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार कल लखनऊ में थीं। उन्होंने यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधायकों और सांसदों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों में उन्होंने विधायकों और सांसदों से समर्थन की अपील की। एनआरआई वोटिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने 21 जुलाई तक ये बताने को कहा है कि एनआरआई को मतदान देने का अधिकार के लिए सरकार सिर्फ नियमों में बदलाव करेगी या फिर कानून में बदलाव करना होगा। साल 2014 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसे चुनाव आयोग की एनआरआई को वोट अधिकार देने की बात मंजूर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 1,37,000 एनआरआई हैं। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 9 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया का ऐलान कर दिया है। इसमें गुजरात की 3 और पश्चिम बंगाल की 6 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद अनिल माधव दवे के निधन से खाली हुई मध्य प्रदेश की 1 सीट पर भी उपचुनाव होना है। इन सभी सीटों के लिए अधिसूचना 21 जुलाई को जारी होगी और 28 जुलाई तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे। 29 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच और 31 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 8 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद मतगणना होगी। उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। बैंकों से लोन को लेकर डिफॉल्टर हुए किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या की सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माल्या की सजा पर फैसला प्रत्यर्पण के बाद ही होगा। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सरकार माल्या के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है और दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की ओर से इस दौरान स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना था कि अवमानना के मामले में माल्या को कितनी सजा दी जाए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद माल्या कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। पेड न्यूज मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को झटका लगा है। कोर्ट ने कल उनकी अयोग्यता के फैसले पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। नरोत्तम मिश्रा अब 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उनकी अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया था और मामले को मध्य प्रदेश से दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट को यह फैसला करना था कि नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं।
चुनाव आयोग ने 2008 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज का दोषी पाया था और उनकी योग्यता रद्द करते हुए 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। जीएसटी और मंडी फीस के विरोध में कल प्लाईवुड उद्योग से जुड़े व्यापारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते प्लाईवुड उद्योग पूरी तरह से बंद रहा। प्लाईवुड के लिए मशहूर हरियाणा के यमुनानगर में सैकड़ों व्यापारी और कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इसके चलते कई सड़कों और हाईवे पर जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्लाईवुड पर लगाया गया जीएसटी 28 से 18 नहीं किया जाता तो हड़ताल जारी रहेगी। प्लाईवुड एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र चावला का कहना है कि सरकार मंडी फीस वापस ले। हरियाणा सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि मार्केट फीस हमारे पे लागू नहीं होनी चाहिए। हम मार्केट फीस नहीं देंगे। मार्केट फीस का कानून बंद किया जाए और जीएसटी जो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर 28% लगाई है, और जब तक चंडीगढ़ से मैसेज नहीं आता हम यहाँ से नहीं उठेंगे। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई भी जून में गिरकर 0.90% पर पहुंच गई। पिछले 8 महीने में ये थोक महंगाई दर का सबसे निचला स्तर है। पिछले महीने में खाद्य पदार्थ सस्ते हुए। मई में थोक महंगाई दर 2.17% थी। खाद्य महंगाई दर में 3.47% की गिरावट आई। दालें, सब्जियां और आलू की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट आई। बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे असम में अब कई जगहों पर नदियों के जलस्तर में गिरावट आनी शुरू हो गई है। माजुली, लखीमपुर, जोराहाट और गोलाघाट समेत कई इलाकों में स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि रिहायशी इलाकों में पानी भरे होने के चलते हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। बाढ़ के चलते शुक्रवार को 3 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में बाढ़ और भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की तादाद 52 हो गई। राज्य के 25 जिलों में लगभग 15 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। इसके साथ ही काजीरंगा नेशनल पार्क में भी आधे से भी ज्यादा हिस्से में पानी भरा हुआ है। कई जानवरों की मौत भी हो गई। और अब खेल की खबर। विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग का फाइनल मुकाबला तय हो गया है। खिताबी भिड़ंत इस बार स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और क्रोएशिया के मारिन सिलिच के बीच होगी। सेमीफाइनल मुकाबले में कल क्रोएशिया के मारिन सिलिच ने अमेरिका के सैम क्वेरी को 4 सेटों में हराकर पहली बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल फाइनल में जगह बनाई। वरीयता प्राप्त सिलिच ने वरीय क्वेरी को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। फेडरर ने चेक गणराज्य के 11वें वरीय टॉम्स बर्डीच को लगातार 3 सेटों में 7-6, 7-6, 6-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और वहीं बात करें विंबलडन की तो महिला मुकाबले का आज फाइनल मैच 6 बार की विंबलडन विजेता वीनस विलियम्स और स्पेन की गरबाइन मुगुरुजा के बीच होना है। 37 वर्ष से अमेरिकी खिलाड़ी वीनस की निगाह जहां खिताबी मुकाबला जीतने पर होगी, तो वहीं स्पेनिश स्टार मुगुरुजा दूसरी बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची हैं। वीनस ने सेमीफाइनल में ब्रिटिश खिलाड़ी जोहाना कोंटा को हराया। वहीं मुगुरुजा ने स्लोवाकिया की रेबेरिकोवा को मात देकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। फाइनल मुकाबला आज शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। और आईसीसी महिला विश्व कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होना है। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में न्यूजीलैंड को हराना होगा। विश्व कप के पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने 45.1 ओवर में ही जीत के लिए जरूरी 227 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल हंगरी एंड एडवेंचर नाम की किताब का विमोचन किया। किताब का लेखन हंगरी में राजदूत रहे M.A. रहमान ने किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हंगरी का इतिहास और संस्कृति को जानने के लिए ये किताब उपयोगी है। कार्यक्रम में भारत में हंगरी के राजदूत और दूसरे देशों के पूर्व राजनयिक मौजूद थे। के कामराज यानी कि कुमारस्वामी कामराज की आज जयंती है। के कामराज भारतीय राजनीति के एक कद्दावर नेता थे। उनका मूल नाम कामाक्षी कुमारस्वामी नादेर था, लेकिन बाद में वे के कामराज के नाम से प्रसिद्ध हुए।
नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया राज्यसभा टीवी की फिल्म राग देश के प्रमोशन के लिए दिल्ली आए हैं। रेड फोर्ट ट्रायल पर आधारित फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे कुणाल कपूर और मोहित मारवा भी प्रमोशन के लिए राजधानी पहुंचे। फिल्म 28 जुलाई को रिलीज होनी है। फिल्म के स्टार कास्ट से खास बातचीत की राज्यसभा टीवी संवाददाता अनु दीवान ने। आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। भारत की आज़ादी के कुछ ऐसे पन्ने जिनके बारे में हमने बहुत कम सुना था, लेकिन अब वो जल्द ही एक पिक्चर के रूप में आपके सामने आएंगे। पूरी फिल्म राग देश की पूरी फिल्म की टीम हमारे साथ है। तिग्मांशु सर हैं, डायरेक्टर मोहित मारवा एंड कुणाल कपूर। सर, सबसे पहले आपसे एक सवाल, राग देश टाइटल ये आपने नाम क्यों चुना? ये फिल्म उस जन्म का संगीत है, तो हमने कहा राग देश। और एक हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल में एक देश राग करके राग भी है, तो मुझे वो स्ट्राइक किया, मैंने ये स्ट्राइक किया। और मुझे दिमाग में बहुत चला था ग्रिफिथ की फिल्म बर्थ ऑफ ए नेशन। मैंने कहा बर्थ ऑफ ए नेशन, राग देश, देश राग। मैंने कहा राग देश, यही है वो टाइटल। मैं इतिहास का छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ, इतिहास से प्रेम करता हूँ, इतिहास को एक नज़रिए से देखना चाहता हूँ, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा तरजीह दी है इसको। हमारे साथ फिल्म के मेन लीड्स मोहित मारवा और कुणाल कपूर भी है। मोहित, सबसे पहले आप जो है कर्नल सहगल का रोल प्ले कर रहे हैं। आपके लिए उनको समझना कितना बड़ा चैलेंज था? चैलेंज तो था, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी हटके थे, उनकी जो पर्सनैलिटी थी। और पर मैंने क्या किया कि मैंने चीज़ें ऐसी ढूंढी जो हमें कुछ सिमिलर चीज़ें मिल सके। वो सिमिलैरिटीज़ मैंने ढूंढी, उन्हें अपना बनाया। कुणाल, आप रंग दे बसंती के बाद आपके लिए ये था जिसमें आप मेजर जनरल का रोल प्ले कर रहे हैं। ये रोल के बारे में थोड़ा सा बताइए, और ये कितना आपके लिए चैलेंज रहा है ये रोल? ये रोल शाहनवाज़ खान ऑब्वियसली प्ले कर रहा हूँ मैं, और मुझे शाहनवाज़ खान बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगे। चैलेंजिंग ये था, जैसे सर कहते हैं, हम सबको मार्च पास करने में सिंक में मार्च पास करने में बहुत चैलेंजिंग लगा। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, चैलेंजिंग ये था कि उस दौर के, एक तो जैसे मैंने कहा मानसिकता को समझना, दूसरा बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी उस ज़माने में। लोग चलते अलग तरीके से थे, बैठते अलग तरीके से थे, बोलते अलग तरीके से थे। तो उस सबको अपनी फिजिकलिटी में लेकर आना, अपनी आवाज़ में लेकर आना, वो चैलेंजिंग था हम सब के लिए। तो ये थी हमारे साथ पूरी टीम राग देश की। फिल्म रिलीज हो रही है अगले हफ्ते 28 जुलाई को। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, नोएडा। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सर्वदलीय बैठक में चीन और कश्मीर पर सरकार को मिला विपक्ष का साथ। कांग्रेस ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा पहली प्राथमिकता। कई और दलों के साथ आज होगी बैठक। नागालैंड के मुख्यमंत्री शुरहोजेली लिजेत्सु को राहत। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विश्वास मत हासिल करने के राज्यपाल के निर्देश पर लगाई रोक। सोमवार को होगी मामले की सुनवाई। लालू यादव का तेजस्वी यादव के इस्तीफे से इनकार। कहा नहीं तोड़ूंगा महागठबंधन। सोनिया गांधी के दखल की बात भी की खारिज। अलग गोरखालैंड की मांग को 1 महीना पूरा। दार्जिलिंग में कल कई जगहों पर हुई आगजनी। सिक्किम में भी जरूरी सामानों की किल्लत। और रोजर फेडरर और मारिन सिलिच के बीच होगा विंबलडन का फाइनल। 11वीं बार खिताब के लिए भिड़ेंगे फेडरर। वीनस विलियम्स और गार्बिने मुगुरुजा के बीच फाइनल आज। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।